Hello everyone. Today in this video I am going to take the topic the new constitution of South Africa from the chapter constitutional design. तो लास्ट अपने वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स और यूरोपियन वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रेफरेंडम के थ्रू बनाया, लेकिन उस पर भी उसको उसमें जो डोमिनेशन था वो साफ दिख रहा था कि किस तरह से जो वाइट हैं वो ब्लैक्स को डोमिनेट कर रहे हैं, उनको इक्वल राइट्स वहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। और अपार्थाइड जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। फिर उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जो लीड कर रहे थे नेल्सन मंडेला, उनके एफर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, एक तो जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था और उसमें उन्होंने जो नेटिव्स थे अफ्रीकन्स, उनके अगेंस्ट एक तरीके से वहाँ पे पॉलिसीज़ को रन कराया, उनको डोमिनेट किया। और उसके बाद फिर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, ठीक है, जो कि नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने के बाद यानी 1996 में ड्राफ्ट हुआ। तो उसके बारे में अब इस टॉपिक में हमें देखना है। सो द इंटेंसिटी एंड वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी दैट द मास प्रोटेस्ट गेन्ड फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू अबॉलिश द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। तो काफ़ी एफर्ट्स के बाद जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ साउथ अफ्रीका में, उसमें एक मास मोबिलाइजेशन शुरू हुआ और सभी ने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी उन्होंने शुरू करी। फ्रीडम दैट हैड डिनाइड टू पीपल वर गिवन टू देम, द बैन ऑन पार्टीज was lifted and media became free to publish information the way it wanted। तो हम जानते हैं कि जो प्रेस एंड मीडिया का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में, इंफॉर्मेशन के अनबायस्ड मैनर में जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करने में मीडिया और प्रेस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ स्टेट यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जिन्हें हम कहते हैं, तो उसमें फोर्थ स्टेट आता है, जो फोर्थ पिलर है वो प्रेस एंड मीडिया का होता है। तो उसके ऊपर जो बैन लगे हुए थे वो सब हटाए गए। On 11th February 1990, President F.W.D. Klerk announced the release of Nelson Mandela from the prison and elections were held in the country in 1994. तो 1990 फरवरी 1990 में रिलीज़ हुए नेल्सन मंडेला और फिर 1994 में इलेक्शन कराए गए। 1964 में इनको अरेस्ट किया गया था और ये 1990 में फिर इनको रिलीज़ किया गया प्रिजन से। On 26th April 1994, the national flag of the Republic of South Africa was unfurled at midnight with the installation of a multi-racial government in place of the racist government। पहले जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको सिंबलाइज करने वाला फ्लैग वो हटाया गया और नेशनल फ्लैग अनफोल्ड किया गया 26 अप्रैल 1994 को, जो कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की शुरुआत के एक फाउंडेशन वहाँ पे रख रहा था, इन प्लेस ऑफ रेसिस्ट गवर्नमेंट। Nelson Mandela became the first black president of the country and also the first ever to be elected in a fully representative democratic election. New dispensation under Mandela's visionary leadership valued democracy and all the principles it stood for। नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में जो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स थे उनको सही तरीके से उनको फॉलो किया गया, उनकी जो डेफिनेशन होती है उसको हर तरीके से लोगों को सेटिस्फाई किया गया। इस तरीके की पॉलिसीज़ और प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया गया जिससे कि जो पीपल सेटिस्फैक्शन है, पीपल पार्टिसिपेशन है वो बढ़े और जो डिस्क्रिमिनेशन या जो रेसिस्ट फीलिंग थी, एटमॉस्फेयर था, उसको
ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई. As Mandela stated in his inaugural address to the nation, the main objective of his government was to heal the divisions of the past. जो पिछली गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिशर्स ने जितना नुकसान किया था, जितना लोगों को हर्ट किया था, तो नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा कि उन जो जितनी चोट पहुंचाई है ब्रिटिशर्स ने या जो पहले की गवर्नमेंट ने, उसको हील करेगा. हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो न्यू गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड है, जस्टिस और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए उन जो चोटें पहुंचाई थी उनको हील करेगा हमारा नया सिस्टम. With this objective in view, the representatives of all groups engaged in long and careful consideration and finally came out with the final draft of the constitution in 1996. बहुत सारे ग्रुप मिलके बैठे, डिस्कशंस हुआ बहुत लंबा, और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 1996 में फिर आया. Inaugurating the constitution, President Mandela said, "The Constitution of South Africa speaks of both the past and the future." यानी जो चीज़ें हम सफ़र कर चुके हैं उन्हें भी हमें नहीं भूलना है, और फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग है, जो मिस्टेक्स थी उनको ख़त्म करते हुए फ्यूचर के लिए बेस्ट प्लानिंग करनी है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर पब्लिक को, पीपल को देना है. जो एक्सपेक्टेशंस कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को हैं उन्हें फुलफ़िल करना है. On the one hand, it is a pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. यानी जो प्रॉब्लम्स, जैसा एटमॉस्फेयर हम पहले झेल चुके हैं उसे दोबारा हम नहीं वापस आने देंगे. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. तो पार्टिसिपेशन की यहाँ पे बात की गई, उस पर फोकस किया गया कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. A country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. तो ऐसा नहीं था कि जो ब्लैक्स को अगर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो वाइट्स को दोबारा वो पावर में ना आने दें या वाइट्स को उनके राइट्स ना दें. तो सभी को मिला के एक साथ कंट्री को आगे बढ़ाने की जो फीलिंग थी उसको उन्होंने वहाँ पे रखा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका essentially reflects a desire to build the future on a positive foundation. Instead of taking retaliatory stance and targeting the whites for the wrongs committed by them in the past, it expresses the belief that South Africa belongs to all those who live there. तो किसी भी तरीके की ऐसी फीलिंग के साथ नेक्स्ट स्टेप उन्होंने नहीं उठाया जिससे कि वाइट के अगेंस्ट कोई चीज़ जाए. उन्होंने बार बार इस चीज़ पे फोकस किया कि वाइट या ब्लैक दोनों का ही है साउथ अफ्रीका जो भी यहाँ पे रह रहे हैं. तो किसी के साथ अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी जो पास्ट ब्लैक झेल चुके हैं उसका कोई रिटेलिएटरी यानी बदला लेने वाली फीलिंग अब वाइट के साथ नहीं होगी. इट प्रोमिसेस टू ले द फाउंडेशन फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड open society. The constitution further enjoins that the country should be governed by democratic principles which alone can guarantee equal protection by law to all its citizens. यानी जो जस्टिस है, जो लॉ है, वो सभी के लिए एक जैसा रहेगा, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी, किसी के साथ फेवर ऐसा नहीं होगा. It is through the democratization of the political power structure and institutions that the wounds created by the scourge of apartheid in the past could be healed. तो political power structure इस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, इस तरीके से इंस्टीट्यूशन वर्क करेंगे जिससे कि जो वाउंड्स हैं यानी जो चोटें पहुंचाई गई थी पास्ट की थ्रू अपार्थाइड पॉलिसी,
वो चीज़ें हील की जा सकें। तो दोनों बातें यहाँ पे उन्होंने रखी कि एक तरफ हीलिंग भी है और दूसरी तरफ विदाउट एनी रिटेलिएटरी एक्शन, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फर्दर अब नहीं होगा। जैसा वाइट्स ने किया तो उसी तरीके का बिहेवियर अब उनके साथ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सभी लॉ एंड जस्टिस के सामने सभी इक्वल हैं, जो भी सिटीज़न हैं जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी नहीं होगी, अपार्थाइड पॉलिसी अब अडॉप्ट नहीं की जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड द फंडामेंटल अंडरलाइनिंग फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ नेशन, द एसेंशियल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पीपल एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री एज वेल एज मीन्स फॉर देम to protect themselves against one another are enshrined in the constitution। जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं लोगों की, सिटीज़न की, वो प्रॉपर लिखी गई। तो जहाँ पर एक तरफ फंडामेंटल राइट ज़रूरी हैं, उसी तरह से फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हर सिटीज़न को निभानी होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका envisioned and promulgated by people who suffered serves as a great source of inspiration for the entire world on these grounds। ये जो चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए इक्वलिटी, सभी के लिए लॉ एंड जस्टिस के सामने जो सभी इक्वल हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की गई, विदाउट एनी आउटरेज और विदाउट एनी रिटेलिएटरी एक्शन। तो ये सारी जो चीज़ें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई, उसमें जो फीलिंग थी लोगों की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, तो उससे पूरा वर्ल्ड को एक लेसन मिला। और एक अच्छा इंस्पिरेशन मिला कि जो पीपल हैं, जो सिटीज़न हैं, वो सभी कंट्री के लिए सेम हैं। It clearly suggests that the people of South Africa, in spite of all their suffering, have not allowed their bitter experiences to cloud their future। जो bitter experiences, जो ख़राब अनुभव उनको पहले हो चुका है साउथ अफ्रीकन पीपल को, उसको वो आगे अपने फ्यूचर में उसकी जो इमेजेस हैं वो नहीं पढ़ने देंगे। और उसके जो भी सफरिंग्स उन्होंने झेली हैं, उसका असर वो अपने आगे आने वाले समय में उसका असर वो नहीं होने देंगे। तो पूरी तरीके से एक नए साउथ अफ्रीका की तरफ अब जो कंट्री था, जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे, वो एक नए डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ साउथ अफ्रीका को ले जा रहे थे। इंस्टेड ऑफ हार्बरिंग द फीलिंग्स ऑफ एक्रिमनी और रिवेंजफुलनेस टूवर्ड्स देयर पास्ट ऑप्रेसर्स, they are willing to give them a chance to be a part of the democratic system and pluralistic society। ठीक है, तो दोनों ही बातें थी, चांस भी दे रहे थे। इतना बिटर पास्ट झेलने के बाद भी साउथ अफ्रीकन पीपल ने, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइट्स को भी प्रॉपर पूरे मौके दिए, जिससे कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और साउथ अफ्रीका के डेवलपमेंट में अपना रोल प्रॉपर प्ले कर सकें। तो ये था द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या क्या बातें इसमें रखी गई। 1996 में फाइनल ड्राफ्ट हुआ। इसके पहले 1994 में प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। 1990 में इनको रिलीज़ किया गया जेल से, और बैन जो थे पार्टीज़ पे लगे थे उसको भी हटाया गया, मीडिया पे जो बैन्स थे उनको हटाया गया, और प्रॉपर फ्रीडम लोगों को दी गई। तो दिस वाज द टॉपिक, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका।